कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब देश का नक्शा टुकड़ों में बटा हुआ था और रियासतें अपनी मर्जी से चल रही थीं। चारों ओर असमंजस और डर और विभाजन का माहौल। उसी अंधकार में एक ऐसा नायक खड़ा हुआ जिसने न सिर्फ देश को टूटने से बचाया बल्कि अपनी इच्छा शक्ति और नेतृत्व से इसे एकजुट कर दिया। जिस व्यक्ति की रणनीति और दृढ़ संकल्प के बिना शायद भारत आज इतना मजबूत और एकजुट न होता, जिसने अपनी सूझबूझ से भारत के भविष्य को नई दिशा दी। उसके बिना क्या भारत का वर्तमान ऐसा होता? क्या हम आज खुद को एक अखंड राष्ट्र के रूप में देख पाते? रहस्य से भरे इस प्रेरणादायक सफर में जानिए उस व्यक्तित्व के बारे में जिसने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जगह बनाई बल्कि देश की असली नींव रखी। वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि यह कहानी आपको देशभक्ति और साहस के एक अनसुने अध्याय से रूबरू कराएगी। हम जिस विशाल व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ। उनके पिता झावेर भाई पटेल एक साधारण किसान थे। उनकी माता लाडबाई थीं। वल्लभ भाई पटेल की प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक छोटे से स्कूल में हुई। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई दोस्तों से किताबें लेकर पूरी की। ये कठिनाई उनके लिए चुनौती से कम नहीं थी, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई जारी रखी और 1898 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया। इंग्लैंड पहुंचने के बाद उन्होंने लंदन में इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई की। ये एक ऐसा समय था जब भारतीय छात्र अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सपने देख रहे थे। वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पढ़ाई के साथ साथ वहां की संस्कृति और न्याय प्रणाली का भी अध्ययन किया। 1913 में उन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त की और भारत लौटकर अहमदाबाद में वकील के रूप में कार्य करना शुरू किया। अहमदाबाद में लौटने के बाद वल्लभ भाई ने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की। उन्होंने जल्द ही एक कुशल और सफल वकील के रूप में पहचान बनाई। उनकी तार्किक सोच और न्यायिक ज्ञान ने उन्हें अनोखा बना दिया। वल्लभ भाई पटेल ने अपने पहले ही केस में शानदार सफलता हासिल की और इसके बाद उन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं किया। उनका ये कौशल और निपुणता उन्हें अपने समकालीन वकीलों से अलग बनाती थी। हालांकि वकालत में सफलता के बावजूद उनका मन देश की आजादी की ओर खींचता रहा। वो हमेशा अपने देशवासियों की समस्याओं के प्रति जागरूक रहते थे। उन्होंने महसूस किया कि न्याय सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए होना चाहिए। इसी सोच ने उन्हें 1917 में महात्मा गांधी से पहली मुलाकात के लिए विवश कर दिया। ये एक ऐसा क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। गांधी जी के सिद्धांतों, सत्य, अहिंसा और सादा जीवन ने पटेल को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके लिए वकालत करना और व्यक्तिगत लाभ की चिंता करना सही नहीं था। उन्होंने ठान लिया कि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करना है और उन्होंने वकालत छोड़कर पूरी तरह से देश सेवा के लिए अपने को समर्पित कर दिया। 1918 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। खेड़ा गुजरात का एक ऐसा इलाका था जहां किसानों को बाढ़ और सूखे के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। इस कठिन समय में सरकार ने भारी करों की वसूली शुरू कर दी। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, फिर भी उन पर कर लगाया जा रहा था जो उनकी दुर्दशा को और बढ़ा रहा था। वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को उठाने का संकल्प लिया। उन्होंने समझा कि अगर किसानों के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई तो उनकी स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी।
पटेल ने किसानों को संगठित किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। ये सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण संघर्ष बन गया, जिसमें उन्होंने न केवल किसानों की हक की लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने पूरे भारत को ये संदेश दिया कि अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होने का समय आ गया है। पटेल की कड़ी मेहनत और नेतृत्व के कारण खेड़ा सत्याग्रह सफल रहा। सरकार को किसानों की मांगों के आगे झुकना पड़ा और उन्हें करों में छूट देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये वल्लभ भाई पटेल की पहली बड़ी जीत थी, जिसने उन्हें न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। इस जीत के बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है नेता या कर्णधार। सरदार की उपाधि के साथ पटेल का कद और बढ़ गया। वो अब एक ऐसे नेता बन चुके थे जो केवल वकील नहीं बल्कि देश की आजादी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। उनकी कार्यशैली, उनके साहस और उनके नेतृत्व ने उन्हें एक नई पहचान दी। उसके बाद पटेल ने कई अन्य आंदोलनों में भी एक्टिव रूप से भाग लिया। उन्होंने गुजरात के कई हिस्सों में किसानों के हक के लिए आंदोलन किए और उन्हें संगठित किया। पटेल की ये संगठनात्मक क्षमता उन्हें एक ऐसा नेता बनाती थी जो लोगों को एकजुट करने और उनकी आवाज को मजबूती से उठाने में सक्षम थे। गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए पटेल ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वो न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी बने, बल्कि एक ऐसे प्रेरक नेता के रूप में उभरे जिसने लोगों को अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनके कार्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की गूंज को पूरे देश में फैलाया और उन्हें भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये समय केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष का नहीं था, बल्कि ये उस समय का भी था जब भारतीय समाज ने अपने अधिकारों की लड़ाई में एक नई दिशा देखी। ये समय उनकी नेतृत्व क्षमता और दृढ़ संकल्प को साबित करने का था, जिसने उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में स्थापित किया। 1946 में जब भारत स्वतंत्रता के करीब था, तब राजनीतिक परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। कांग्रेस कार्य समिति ने एक गहन चर्चा शुरू की कि स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा। इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे, उनके नाम पर गहरी चर्चा चल रही थी। उनके समर्पण, राजनीतिक कौशल और देश के प्रति उनकी निष्ठा के कारण कांग्रेस के अधिकांश सदस्य उन्हें इस पद के लिए सबसे उपयुक्त मानते थे। लेकिन इस दौरान महात्मा गांधी, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वमान्य नेता थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के नाम का समर्थन किया। गांधी जी की विचारधारा और दृष्टि के प्रति अपार सम्मान के चलते पटेल ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को त्यागते हुए नेहरू का समर्थन करने का निर्णय लिया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि देश की एकता और अखंडता उनके लिए सर्वोपरि है और किसी भी व्यक्तिगत पद का महत्व इस बड़ी जिम्मेदारी के सामने नहीं टिकता। ये घटना सरदार पटेल की महानता, त्याग और समझदारी को दर्शाती है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कांग्रेस के भीतर कोई फूट ना पड़े और न ही भारतीय राजनीति में किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न हो। पटेल का मानना था कि अगर वो अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते हैं तो इससे पार्टी में विभाजन हो सकता था, जो स्वतंत्रता संग्राम की प्रगति को प्रभावित कर सकता था। सरदार पटेल का ये निर्णय उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता है। वो हमेशा देश की भलाई को अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं से पहले रखते थे। वो जानते थे कि एक मजबूत और एकजुट भारत के लिए राजनीतिक स्थिरता आवश्यक है। यही कारण था कि उन्होंने एक नेता के रूप में अपनी भूमिका निभाई, न कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ने वाले एक प्रतिस्पर्धी के रूप में। इस फैसले ने पटेल को एक नेता नहीं बल्कि एक सच्चे देशभक्त के रूप में स्थापित किया। उनके इस त्याग ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक विशेष स्थान दिलाया। उनके कार्यों और विचारों ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम के समय बल्कि उसके बाद भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
और इसका जीता जागता प्रमाण तब है जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की एकता और अखंडता बनाए रखना था। स्वतंत्रता के बाद भारत के कई हिस्सों में 562 से अधिक रियासतें थीं, जिनमें से कई ने स्वतंत्र रहने की इच्छा व्यक्त की थी। ये स्थिति एक गंभीर चुनौती थी, क्योंकि अगर इन रियासतों को सही तरीके से एकीकृत नहीं किया गया तो भारत का भविष्य खतरे में पड़ सकता था। सरदार पटेल, जिन्हें भारतीय संघ के निर्माता के रूप में जाना जाता है, उन्होंने इस कठिन कार्य को संभालने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल और दृढ़ता से इन रियासतों को भारत में समाहित करने की योजना बनाई। पटेल ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर एक रणनीति विकसित की, जिसमें वो रियासतों के राजाओं और नवाबों से संवाद स्थापित करते थे। उन्होंने उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि एक मजबूत और एकीकृत भारत ही उनकी और उनकी जनता की भलाई के लिए आवश्यक है। इस दौरान अधिकांश रियासतों ने सरदार पटेल की बातों को माना और भारत में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। उनके तर्क और कूटनीति ने राजाओं को ये समझाया कि वो भारतीय संघ का हिस्सा बनकर ज्यादा लाभान्वित होंगे। लेकिन कुछ रियासतें जैसे कि हैदराबाद और जूनागढ़ ने इस प्रक्रिया का विरोध किया। हैदराबाद, जो कि एक बड़ा और संपन्न राज्य था, उसने स्वतंत्र रहने का फैसला किया और इसके निजाम ने भारतीय सरकार की बातों को मानने से इनकार कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए पटेल ने आगे बढ़ो की नीति अपनाई। उन्होंने भारतीय सेना को निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो सशस्त्र कार्रवाई की जाए। अंततः 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण किया, जिससे राज्य को भारत में शामिल किया गया। जूनागढ़ का मामला भी जटिल था। यहाँ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त की, जबकि वहां की जनसंख्या भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी। पटेल ने जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत जनता की राय ली गई। परिणाम स्वरूप जूनागढ़ ने भारत का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। इसके अलावा कश्मीर का मुद्दा भी बेहद पेचीदा था। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तो वहां के महाराज हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का निर्णय लिया। सरदार पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सलाह दी कि कश्मीर को बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार भारत सरकार ने कश्मीर में सेना भेजी और कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में सफलता पाई। सरदार पटेल का योगदान सिर्फ रियासतों के एकीकरण तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संघ की नींव रखी और सुनिश्चित किया कि नए देश का प्रशासनिक तंत्र मजबूत और प्रभावी हो। उन्होंने देश की एकता को बनाए रखने के लिए कई नीतियों और योजनाओं को तैयार किया, जो आज भी भारतीय राजनीति के मूल तत्वों में से एक है। सरदार पटेल के योगदान के कारण आज हम एक एकीकृत भारत देख रहे हैं। उनका नाम न केवल स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में लिया जाता है, बल्कि वो भारतीय राजनीति और कूटनीति में एक महत्वपूर्ण आइकन के रूप में भी स्थापित हैं। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ, लेकिन उनका योगदान और उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है। वो केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी थे। उनके मजबूत संकल्प और नेतृत्व के कारण भारत एक शक्तिशाली और अखंड राष्ट्र बन सका। इस कारण उन्हें लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो उनके व्यक्तित्व की ताकत और दृढ़ता को दर्शाती है। सरदार पटेल का योगदान केवल स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय राजनीति और प्रशासन के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नीतियों और दृष्टिकोण ने स्वतंत्र भारत को एक ठोस प्रशासनिक ढांचा बनाने में मदद की। वो हमेशा एक सच्चे लोकतांत्रिक नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए काम किया।
उनकी विरासत में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी शामिल है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति हमारी श्रद्धांजलि के रूप में खड़ी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि एक व्यक्ति के मजबूत संकल्प और दृढ़ता से एक पूरा राष्ट्र एकजुट हो सकता है। ये प्रतिमा न केवल उनके जीवन और कार्यों को सम्मानित करती है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। सरदार पटेल की शिक्षा और उनके दृष्टिकोण ने भारतीय समाज में सामूहिकता की भावना को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा स्थापित नीतियां और सिद्धांत आज भी समाज को मार्गदर्शन करते हैं। उनकी सोच ने यह साबित कर दिया कि एकता में ही बल है। उन्होंने हमेशा ये संदेश दिया कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए और सभी के साथ एकजुटता बनाए रखना आवश्यक है। उनकी विरासत केवल भौतिक प्रतीकों में ही नहीं, बल्कि हमारे मूल्यों और नैतिकता में भी जीवित है। आज जब हम विविधता में एकता की बात करते हैं, तो ये सरदार पटेल की सोच का ही परिणाम है। उनके योगदान के कारण ही भारत एक विविधता भरा देश होते हुए भी एकजुट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें हमेशा एकजुट रहने और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा देता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।